नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की घोषणा। छात्र संघ चुनाव में छात्राओं को 50% प्रतिनिधित्व। चारधाम यात्रा 2026 के पहले हफ्ते में 3 लाख यात्री पहुंचे। केदारनाथ में करीब 1.5 लाख पार, 24 लाख रजिस्ट्रेशन। 2 से 3 मई को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा। 9 श्रेणियों में बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। केदारनाथ यात्रा में फर्जी हेली टिकट बेचने वाले 3 आरोपित दोषी करार, 3-3 साल की कैद। उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बिजली लाइन को यूपीसीएल बोर्ड की मंजूरी। 45 करोड़ होंगे खर्च। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी समेत कई जिलों में आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता प्रतिपक्ष और अन्य विधायकों ने अपने अपने विचार रखे। सत्र के दौरान महिला आरक्षण के मुद्दे पर प्रमुख चर्चा देखने को मिली। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने लंच ब्रेक के दौरान बताया कि इस विशेष सत्र का उद्देश्य मातृशक्ति को 33% आरक्षण देने पर चर्चा करना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि आरक्षण देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। देखिए, ऐसा है कि हम सभी जानते हैं कि आज उत्तराखंड में एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया गया और उस विशेष सत्र में नारी सम्मान, लोकतंत्र में अधिकार पर चर्चा हो रही है। और जैसे आपने देखा, नेता सदन के द्वारा चर्चा शुरू की गई और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भी उसमें भाग लिया, अपने अपने विचार रखे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सदस्य अपनी बातों को रखेंगे कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, नारियों को और किस तरह से सशक्त करना है, मजबूत करना है, और किस तरह से ये आरक्षण लागू हो सके ताकि हमारी बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल सकें और लोकसभा और विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ सके। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाया गया ये विशेष सत्र कितना औचित्यपूर्ण है, इस पर गंभीर चर्चा की जरूरत है। यशपाल आर्य ने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि कानून साल 2023 में ही लागू हो चुका है, ऐसे में इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर लंबी प्रक्रिया अपनाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। कि पहले उन्होंने देखिए विशेष सत्र आहूत किया गया है। आखिर इस विशेष सत्र का क्या औचित्य है, प्रश्न है। और कांग्रेस का नजरिया स्पष्ट है, दृष्टिकोण कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट है कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक ने कानून का रूप लिया और हम चाहते हैं कि 2023 में जो कानून बना है, जो विधेयक पारित हुआ है, उसी के आधार पर देश की आधी आबादी महिलाओं की है, उनको आरक्षण करना। और आगे बढ़ते खबरों में, हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महिला आरक्षण नीति को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना था कि सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर केवल दिखावा कर रही है। गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों में 33% महिला आरक्षण पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए।
उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा सत्र में कांग्रेस के विधायक इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहेंगे। देखिए, आज देश के अंदर जो वातावरण बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चाहे प्रमुख विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है, उन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। सत्यता यह है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो 2023 में पास हो चुका है। जो 16 अप्रैल को बिल आता है वो मूलतः बिल था कि संविधान के जो 131वां संशोधन था उस विधेयक को इन्होंने प्रस्तुत किया, यूनियन टेरिटरी विधेयक प्रस्तुत किया। सरकार इस बात को राजी हो कि 2027 में हमारे प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में होने वाला विधानसभा का चुनाव वर्तमान परिसीमन के आधार पर और संबंधित उन विधानसभाओं के वर्तमान संख्या के आधार पर 33% महिलाओं के लिए वो सीटें आरक्षित करने के साथ होगा। हम यही मांग कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि सरकार को ये मांग माननी चाहिए। हम कहना चाहते हैं जो 2023 में महिला आरक्षण जिसे पहले कांग्रेस ने पास किया था और 28 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पास किया और पास करने के बाद कह दिया कि 10 साल बाद लागू करेंगे। तो हम कहना चाहते हैं महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है तो उस आरक्षण को तत्काल लागू किया जाए। और आगे बढ़ते खबरों में अल्मोड़ा में युवा कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए अल्मोड़ा की सड़कों पर सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने निजी नर्सिंग संस्थानों में फैल रही कथित अराजकता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदर्शन का केंद्र बना मां अंबा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज, जिस पर छात्रों के शोषण, अव्यवस्था और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए। देखिए, पुतला दहन का मेन काम तो जैसे कि बीजेपी के जो बर्ताव है बहुत दिन पर दिन इनका महिलाओं के प्रति अभद्रता के लिए है। आज जिस तरह से अल्मोड़ा में हमारे पहाड़ों में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, हमारी लड़कियां देश ही नहीं हमारे पहाड़ों में भी सुरक्षित नहीं है। जैसे नर्सिंग कॉलेज का मामला भी सभी लोगों ने देखा ही है और वहाँ पर पत्रकारों के साथ जो अभद्रता हुई उसके लिए सभी लोग हम इकट्ठे। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार का हमने पुतला दहन किया है। महिला विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी ये सरकार लगातार महिलाओं के खिलाफ जो लगातार अत्याचार इस प्रदेश में देश में बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर, जबकि पहले महिला विधेयक 2023 में पास हो चुका है, लेकिन ये विपक्ष को बदनाम करने के लिए लगातार भाजपा के लोग बड़े बड़े बयान देके कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो इस देश को सब कुछ दिया। कांग्रेस ने पहली महिला राष्ट्रपति दी, प्रधानमंत्री दी, जिला राज्यपाल दी, सभी कांग्रेस की देन है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। महिला वंदन अधिनियम पर बुलाए गए सत्र को कांग्रेस पार्टी ने नौटंकी करार दिया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि विधानसभा के पास महिला आरक्षण लागू करने की वास्तविक शक्ति ऐसी नहीं है। ऐसे में ये सत्र केवल केंद्र सरकार को खुश करने के लिए आयोजित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस सत्र के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। देखिए, विधानसभा सत्र औचित्यहीन है। ये केवल धामी सरकार की नौटंकी है कि अपने आकाओं को खुश कैसे किया जाए। जिस विधानसभा की पावर नहीं है कि वो महिला रिजर्वेशन को लागू करवा सके, दुर्भाग्य है कि सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके मोदी जी ने केंद्र में संसद के पटल को राजनीति के लिए उपयोग किया और वही नक्शे कदम पर चलते हुए धामी जी कर रहे हैं। विधानसभा की पावर नहीं है। आप केवल चुनावी भाषण देने के लिए आप 10-12 करोड़ रुपए के करीब खर्च एक दिन के सेशन पर होंगे। और अब खबर देहरादून से है, जहां तत्काल 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया है। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ज्योति रौतेला ने कहा कि साल 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल को धामी सरकार तुरंत लागू कर साल 2027 में होने वाले विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में अमल कराया जाए।
देखिए आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि महिला आरक्षण जो बिल है उसको तुरंत धामी सरकार लागू करे। 2027 की विधानसभाओं में और 2029 की लोकसभाओं में आज से अभी से ये कानून लागू किया जाए। इसको 2023 में पास किया गया था और महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण देने का काम है सरकार कर। विशेष सत्र चल रहा है। हम तो मुख्यमंत्री जी से यही मांग करने आए कि विशेष सत्र में जो 33% आरक्षण है उसको तुरंत लागू करने का उत्तराखंड में सरकार कर रहा है। उसका मोदी जी से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि देश में इस कानून को लागू करने का काम करें। 2023 में ये पास हुआ था और आज तक वो लागू नहीं हुआ। हम उसके पक्ष में यहाँ पे खड़े हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित हुआ, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं को 30% आरक्षण देने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच परस्पर तीखी बहस देखने को मिली। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे दोहरे चरित्र वाली पार्टी बताया। उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर दिखाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को लोकसभा में पेश बिल पास कर देश की करोड़ों महिलाओं को न्याय दिया जाने वाला था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं होने दिया। साफ जाहिर हो गया है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। वो अपने भाषणों में, घोषणा पत्रों में कुछ बोलती है और जब वास्तव में जहां पर आवश्यकता होती है, सरकार 17 तारीख को जब बिल पर मतदान होना था, जो देश की 71 करोड़ की आबादी को न्याय देने वाला बिल था, तब कांग्रेस ने, डीएमके ने, तृणमूल ने, सपा ने उसका विरोध किया और पूरे देश ने उसको देखा। एक तरह हम नारी के सशक्तिकरण की बात करते हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। हल्द्वानी में महिलाओं और युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल की गई। जिला उद्योग केंद्र सभागार में आयोजित कार्यक्रम में देवभूमि डिजिटल दीदी पुस्तक का विमोचन किया गया। साथ ही ज्ञान गुल्लक डिजिटल पोर्टल की जानकारी भी साझा की गई। मोटिवेशनल स्पीकर मनीष आर्य की इस पुस्तक का विमोचन मुख्य अतिथि रेणु अधिकारी और विशिष्ट अतिथि पल्लवी गुप्ता ने किया। इस पुस्तक को महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में अहम कदम बताया गया। सबसे पहले तो इसमें जो महिलाओं के लिए है, ये पूरा स्पेशल महिलाओं के लिए ही बनाया गया है, डिजिटल है। और ये जो ज्ञान गुल्लक है, इसमें हम लोग स्पेशली क्या कर रहे हैं, फोकस महिलाएं अपने ज्ञान से इस गुल्लक को भरेंगी। और हमने इसमें एक ऐसा असेसमेंट किया हुआ है मूल्यांकन के तो सोशल मीडिया में जो स्क्रॉलिंग है उससे बचे और अपने ज्ञान को गुल्लक से कन्वर्ट करेंगे और वो साप्ताहिक कुछ ना कुछ अर्न करेंगी। जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है और मैम से हमेशा हमें इस बात की प्रेरणा मिलती है किस तरह से हम महिलाओं को डिजिटलाइज करें, सशक्तिकरण करें, क्योंकि सब महिलाओं में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं, बट आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़कर डिजिटलाइज होना बहुत ज़रूरी है। और यही इसमें मतलब मुझे लगता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। देवभूमि डिजिटल दीदी करके आज एक बुक का इनोग्रेशन होना है जिसे मनीष आर्य जी द्वारा लिखा गया है और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय होता है कि ऐसे योग्य लोग हम लोगों से जुड़े रहते हैं। और इसका उद्देश्य भी यही है कि महिलाओं को डिजिटल करना। जैसा कि आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा उन्होंने कहा कि भाई सबको डिजिटल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आर्थिक रूप से जब डिजिटल डिवाइडेशन में आर्थिक रूप से निर्धन व्यक्ति पिछड़ जाएगा, इसलिए सबको डिजिटल होना बहुत जरूरी है, समय की मांग भी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं हरिद्वार की, जहां हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सब्जी और फल मंडी में औचक निरीक्षण किया।
आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन के निर्देश पर गढ़वाल मंडल की टीम आयुक्त के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और मंडी में बिक रहे फलों और सब्जियों की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की। इस दौरान टीम ने संदिग्ध गुणवत्ता को देखते हुए कुल 8 सैंपल एकत्रित कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मिलावटी या खराब गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, आयुक्त महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ आर्टिफिशियल केमिकल से ना बनाया जाए। इसी क्रम में आज जो है ज्वालापुर मंडी का एफडीए हरिद्वार के साथ मिलकर के एक निरीक्षण किया गया। मौके से हमने आम, सेब, केला, तरबूज इनके जो फल हैं इनके नमूने जांच हेतु लिए। अगर इनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है या खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है तो सक्षम धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा और सक्षम न्यायालय में ही ये अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। हल्द्वानी में वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद द्वारा पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 दिवसीय वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। बता दें कि दायित्वधारी नवीन वर्मा ने बताया कि 29 और 30 अप्रैल को 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होंगे और 30 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज सभागार में सम्मान समारोह भी होगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो परिकल्पना है वरिष्ठ नागरिकों को लेकर और उनकी सोच है, उनका जो विजन है, उसको दृष्टिगत करते हुए हमने ये बहुत एक भव्य कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान का पूरे प्रदेश भर के वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको चयनित करके यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित किया जाएगा। और ये मुख्यमंत्री जी की सोच है कि उनका कहना है कि हम अपने वरिष्ठ लोगों को स्वास्थ्य, उनका सम्मान और उनकी सुरक्षा, इन 3 चीज़ों को दृष्टिगत करते हुए हम लोग, जैसे हम 4 दायित्वधारी हैं प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के, उनको हमें जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।